में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कुछ वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से दोस्तों थोड़ी दिक्कत चल रही थी। अब भी दिक्कत है मगर अब नॉर्मल है पहले से। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है दोस्तों। और एंशिएंट हिस्ट्री में दोस्तों पार्ट चल रहा है वो दोस्तों चल रहा है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले दोस्तों मैंने अभी 4 दिन हुए, उससे पहले दोस्तों मैंने उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल दोस्तों दोनों एक दूसरे के विपरीत है। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक थी, मगर जब उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आर्थिक स्थिति विकार हो जाती है। मगर जब ऋग वैदिक काल था तो उस समय सब कुछ अच्छा था। जन्म व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। और दोस्तों तुम्हारे जो कबीलाई तत्व थे, प्रधान थे, उनकी शक्तियाँ थी, उन्हीं के द्वारा राजा का चुनाव होता था। सभा विदत गढ़ इन्हीं के द्वारा राजा का चुनाव होता था। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो सारा कुछ उल्टा हो जाता है, कबीलाई तत्व सीमित हो जाते हैं। और दोस्तों क्या होता है, जो छोटे छोटे कबीलाई तत्व थे वो शामिल होकर बड़े जनपदों का क्या करते हैं, उदय करते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल किसे कहा जाता है। जिसमें दोस्तों उत्तर वैदिक सामान्य सी बात है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल उसे कहा जाता है जिसमें सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एवं अरणायक उपनिषदों एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथों की क्या हुई हो, रचना हुई हो। उसे क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों, उसका टाइम पीरियड। पहले दोस्तों बात करते हैं जो उत्तर वैदिक काल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बिफोर एरा वैदिक। क्या कहा जाता है, बिफोर वैदिक एरा। फिर दोस्तों आइए बात करते हैं हम समय पीरियड के बारे में दोस्तों। उसका टाइम पीरियड है वो दोस्तों 1000 से लेकर कितना 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कितना माना जाता है, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और दोस्तों ये इसके स्रोत है या एविडेंस है या साक्ष्य है, इसे दोस्तों इंग्लिश में एविडेंस कहा जाता है। दोस्तों भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरणायकों एवं उपनिषदों की रचना हुई हो, क्या हुई हो, रचना हुई हो, उसे क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और दोस्तों आइए बात करते हैं उत्तर वैदिक जनजीवन के बारे में दोस्तों। उत्तर वैदिक जनजीवन के बारे में दोस्तों बात करते हैं। एक तो राजनीतिक जनजीवन होता है, सामाजिक जनजीवन होता है, आर्थिक जनजीवन होता है और धार्मिक जनजीवन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम राजनीतिक जनजीवन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, राजनीतिक जनजीवन के बारे में। जैसे दोस्तों क्या कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लाइफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिप्लोमेटिक लाइफ कहा जाता है। आप कहोगे कि पॉलिटिकल लाइफ क्यों नहीं है दोस्तों, वो सब अलग है और ये डिप्लोमेटिक लाइफ थोड़ा अलग है। तो दोस्तों यहाँ ज़्यादातर यूज होता है वो क्या होता है, डिप्लोमेटिक ज़्यादा यूज होता है। तो दोस्तों कौन सा, डिप्लोमेटिक लाइफ। और दोस्तों पहला तत्व था दोस्तों क्या था, कबीला था, जिसे क्या कहा जाता था, क्लान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्लान, CALN, क्लान। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कबीलाई तत्व या शक्ति कैसी हो चुकी थी, कमजोर हो गई थी। क्या हुई थी, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई तत्व क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी शक्ति। और जब ऋग वैदिक काल था तो दोस्तों राजा का जो चुनाव होता था वो उन्हीं कबीलाई तत्वों के ही द्वारा चुना जाता था। किसके द्वारा, कबीलाई तत्वों के द्वारा चुना जाता था। जैसे सभा थी, विदत थी, गढ़ थी, ये सारी सभाएं थी। और ये किसकी सभाएं थी, कबीलाई तत्वों के द्वारा बनाई गई सभाएं थी। और उन्हीं के द्वारा क्या होता था, राजा का चुनाव होता था। मगर जब कबीलाई तत्व जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई, फिर तो दोस्तों क्या होता है, राजा की शक्ति में क्या होगा, राजा के अधिकार में क्या होगा, वृद्धि होगी। और राजा क्या करेगा, अपने मनमानी कार्य करेगा। क्या करेगा, मनमानी कार्य करेगा। जैसे दोस्तों आज देखते हैं ना उत्तर कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में दोस्तों वहाँ का जो किंग जोंग है, अब तो पता नहीं है नहीं है, वहाँ का जो राजा है किंग जोंग, वो दोस्तों अगर एक ही चैनल देख रहा है तो उसी की मनमानी चलती है। अगर बाल कटिंग करा दी तो पूरे, अगर गंजे हो गए सारे, वो गंजा हो गया तो सारे लोग गंजे होंगे, चाहे कोई भी चाहिए सही।
सारे लोग क्या होंगे, गंजे होंगे, उसकी अलग ही है। तो यही था, यही है राजा की शक्ति। और दोस्तों जो कबीलाई तत्व शक्ति थी कैसी हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और क्या हुआ था, राजा के अधिकारों की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और जो अनेक छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे कबीले थे, जो किसमें शामिल हो गए, एक दूसरे में शामिल होकर बड़े क्षेत्र जनपद होगा, क्या हुआ, उदय हुआ या जन्म हुआ, या जन्म दे रहे थे, एक ही बात है दोनों। यहाँ से उत्तर वैदिक काल में ही जो जनपद बोलते हैं, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, उसे दोस्तों उसका विकास कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। कब, उत्तर वैदिक काल में। तो दोस्तों कुछ जनपद है, जन है दोस्तों, जैसे भरत कबीला था, जो विश्व का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, वो किसके द्वारा वो लड़ा गया था, भरत कबीले के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा, भरत कबीले के द्वारा लड़ा गया था। दोस्तों एक भरत और एक कुरु कबीला, ये दोस्तों दोनों ने मिलकर किसका जन्म दिया था, किसका उदय हुआ दोस्तों, कुरु जनपद का। जैसे दोस्तों क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र, पानीपत से थोड़ा हटके है, 50-60 किलोमीटर। ये दोस्तों क्या था, कुरुक्षेत्र, जिसे का उस समय क्या कहा जाता, कुरु जनपद कहा जाता था। और दूसरा दोस्तों जो कबीलाई तत्व थे दोस्तों, कबीला था, वो था दोस्तों तुबस और क्रीबी। क्या था, तुबस और क्रीबी। तो इन्होंने मिलकर किसका उदय किया दोस्तों, पांचाल जनपद का। क्या, पांचाल जनपद का। अब पांचाल जनपद क्या था दोस्तों, ये बदायूं, पीलीभीत, बरेली, रोहिलखंड तक फैला हुआ था। इधर को दोस्तों सहारनपुर तुम्हारे वो उत्तर साइड में फैला हुआ था। ये दोस्तों ये बरेली है, या तुम्हारे पीलीभीत है, या बदायूं है, ये दोस्तों उत्तरी पांचाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे, उत्तरी पांचाल कहा जाता था। और दोस्तों इस काल में राष्ट्र शब्द का क्या हुआ है, राष्ट्र शब्द का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। किसका, राष्ट्र शब्द का क्या हुआ है, राष्ट्र शब्द का क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। अगर पेपर में पूछे कि राष्ट्र शब्द का उल्लेख किस में हुआ है, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में, आर्णायक में या उपनिषद में, किस में हुआ, उत्तर वैदिक काल में। फिर दोस्तों इस काल में क्या हुआ था, उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, कबीलाई तत्वों का क्या प्रभाव क्या हुआ, कम होने लगा था। क्या, कबीलाई तत्वों का प्रभाव क्या होने लगा था, कम होने लगा था। और राजा के अधिकारों में क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी थी। राजा के अधिकारों में क्या होने लगी थी, वृद्धि होने लगी थी। जब सभा और विदिति समाप्त कर दिया, तो जो सबसे बड़ी सभा थी वो क्या थे, वो सामान्य लोग थे। क्या थे, पंडित थे, जनरल थे। वो लोग किसके पक्ष में होते थे, राजा के पक्ष में होते थे ना। और जो राजा था वो क्या होता था, सामान्य दल से ही होता था। तो क्या हुआ, कबीलाई तत्व कैसे हो गए, कमजोर हो गए। और फिर दोस्तों जो स्त्रियों की स्थिति वो क्या हो गई थी, खराब होने लगी थी। स्थिति कैसी, कंडीशन मतलब खराब होने लगी थी। स्त्रियों को सभा में बैठने नहीं दिया जाता था, या विधान सभा में नहीं बैठने जाता, स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, हवन में धार्मिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती थी। तो ये कंडीशन आ चुकी थी। और दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। जैसे अगर डॉक्टर है या ब्राह्मण है, जो क्या कर रहा है, किसी को सिखा रहा है, किसी को सिखा रहा है, आप पाठन कराओ, क्या कहलाते हैं, तो उस समय पंडित कहलाते हैं। आपको संस्कृत आती है, जो उस समय सबसे प्रचलित भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। अगर आप संस्कृत का ज्ञान जानते हो तो क्या हो गए, आप पंडित हो गए। जब आप कहीं हवन करने जाते हो क्या कहते हैं, पंडित जी बोलते हैं ना, तो वही थे। फिर दोस्तों आप छत्री कैसे था, जो रणया भूमि में क्या करता था, युद्ध लड़ता था, भाग लेता था, तलवारबाजी करता था, कबीलाई तत्वों की रक्षा करता था। तो क्या कहलाए, वो क्षत्रिय कहलाए। दोस्तों वैश्य क्या वो कहलाए, वैश्य वो थे
जो दोस्तों व्यापार में क्या करते थे, व्यापार करते थे, क्या करते थे, व्यापार करते थे, वो क्या कहलाए, वैश्य कहलाए। फिर दोस्तों शूद्र कौन कहलाए, जो दोस्तों ब्राह्मण वैश्य वो सॉरी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे। जैसे किसी को पानी पिला दिया, जैसे कोई भाई आता है काम करके आता है या कहीं बाहर से आता है तो हम क्या करते पहले पानी पिलवाते हैं ना। तो दोस्तों पानी पिलाने से क्या हो गए, वो शूद्र माने जाते थे। शूद्र किसे कहा जाता था, जो दूसरों की सेवा करता है। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो सारी कंडीशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उसमें क्या आ गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। और वो वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। अब मैं शूद्र हूं तो शूद्र रहूंगा, अगर मैं पंडित हूं तो मैं चाहे कुछ भी खाऊं, मुर्गा खाऊं, कुछ भी करूं, नाली में लोटूं, दारू पीऊं, कुछ भी करूं, मगर मैं पंडित ही रहूंगा। क्या रहूंगा, पंडित ही रहूंगा, मुझे कोई शूद्र नहीं कह सकता। और जो क्षत्रिय चाहे गपलाबाजी करे, चाहे चाहे आक्रमण करा दे, वो क्या रहेगा, क्षत्रिय ही रहेगा। तो ये था उत्तर वैदिक काल में और ऋग वैदिक काल में अंतर। फिर दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था थी, वो किसके आधार पर हो गई, जन्म के आधार पर हो गई थी। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर हो गई। ये जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। फिर दोस्तों दैवीय उत्पत्ति, राजा को क्या माना जाता था, जो राजा था उसे माना जाता था कि किसकी उत्पत्ति है, देव की उत्पत्ति है, देव के द्वारा ही उसे चुना गया है। किसे, राजा को किसके द्वारा चुना गया है, देव के द्वारा चुना गया है। यह जो राजा होता था उसे ही देवता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसे ही देवता कहा जाता था। जो राजा होता था वो क्या, वो कहता था अपने लिए, क्या वो कहता था कि मैं तुम्हारा क्या हूं, भगवान हूं, मेरी क्या करो, पूजा करो। जब राजा के दबाव में तो सब काम करना पड़ेगा ना यार। जो नहीं करेगा वो पिटेगा, मरेगा, जो कर रहा है वो ठीक है, वो तो बचा पड़ा है। तो क्या था उस समय, आर्थिक कंडीशन क्या, धार्मिक कंडीशन भी बहुत खराब हो चुकी थी, और राजनीतिक कंडीशन तो उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो राजा था किसकी उत्पत्ति माना गया, देवताओं की उत्पत्ति माना गया। जो राजा था कि मैं क्या हूं, देव हूं, मेरी पूजा करो। जाहिर सी बात है यार, पूजा करेगा तभी तो उसको जिंदा रहने देगा ना यार। तो ये थी उस समय की कंडीशन। और जो राजा था, पहले जो राजा था ऋग्वैदिक काल में, वो किसके द्वारा चुना जाता था, कबीलाई तत्वों के द्वारा, सभा के द्वारा, विदत के द्वारा, गण के द्वारा, मतलब समस्त जो सवाई थी उनके द्वारा चुना जाता था राजा। अब वो राजा किसी लिए चुना जाता था, मान लो कि ये ठीक है, ये लड़का ठीक है, जैसे आर्मी में नहीं होता है, हट्टा कट्टा है तो आर्मी में चला जाए। अगर नेक छोटा है, कद से छोटा है, तो क्या कर देते, बाहर कर देते। या नेक हाथ में लकवा मार गया है, या थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, या पैर कटा हुआ है, तो बाहर कर देते हैं ना। तो उस समय क्या था, जो उस समय सबसे ज्यादा क्या थी, विनिमय का आधार क्या थी, गाय थी, मुद्रा नहीं थी उस समय। जो विनिमय का आधार थी वो क्या थी, गाय थी। और दोस्तों उस समय जो सबसे ज्यादा जो लड़ाइयाँ होती थी वो किसके लिए होती थी, गाय के लिए होती थी। किसके लिए होती थी, गाय के लिए होती थी। और जो सभा थी उन्हीं के द्वारा क्या चुना जाता था, राजा चुना जाता था। और राजा किसी लिए चुना जाता था कि उसकी जो कभी कि हम तुम्हें अन्न देंगे खाने के लिए। जैसे सरकार है, जो नौकरी कर रहे हैं, आर्मी वाले हैं, उनके लिए खाना मिलता है ना, कपड़े भी मिलते हैं। तो वैसे क्या था, जो राजा को क्या देते थे सभी लोग, वो कर के रूप में क्या देते थे, थोड़ा अनाज दे दिया, कोई गाय दे दी, तो क्या होता था, वो इसीलिए क्या देते थे, कर देते थे। जैसे दोस्तों आज के दौर में क्या बोला जाता है, बलि बोला जाता है। बलि ही क्या था, स्वेच्छा से देने वाला क्या था, कर था। तो जो राजा था उसका कार्य था कि जो गाय खो गई है या गाय चोरी हो गई है, उसको गाय को ढूंढ के लाना। अगर वो राजा गाय ढूंढ के नहीं ला पाता था तो उसको दंड दिया जाता था। दंड क्या दिया जाता था कि या तो इतना अनाज देना पड़ेगा, या अपनी गाय देनी पड़ेगी, या आपको राजा के पास से क्या कर दिया जाएगा, बकवास कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये था उस समय। जैसे आज के दौर में क्या है, प्रधान है।
फिर राजा क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, जब राजा बनते रहे तो क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में तो राजा की स्थिति ठीक थी, कोई अधिकार ज्यादा नहीं थे। मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है धीरे धीरे समय बदलता गया। 1500 से क्या आ गई 1000 ईसा पूर्व आ गई। 1000 ईसा पूर्व से 800 900 तक पहुंची। क्या हुआ जो राजा था वो क्या हो गया, राजा की पावर हो गई। क्या हो गई, राजा की पावर बढ़ गई या शक्ति बढ़ गई। और राजा क्या हो गया, वंशानुगत हो गया कि मेरा ही पुत्र राजा बनेगा, ना कि कभी जो सभा के द्वारा। सभा की शक्ति ही समाप्त कर दी। फिर दोस्तों जो राजा थे वो विभिन्न नामों के द्वारा क्या करते थे, बुलाए जाते थे। जो राजा थे कोई पश्चिम में था तो उसे अलग रूप नाम से बुलाया जाता था। जो राजा थे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रूप से बुलाया जाता था। किसी को सम्राट बुलाया जाता था, किसी को एकराट बुलाया जाता था, किसी को सौराट बुलाया जाता था। तो देखते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों। मध्य में था जो बीच जो मैन था, मुखिया था सब में, जो राजा मैन था। जैसे मेरा एक कमरा है और मैं क्या हूँ बीच में बैठा हुआ हूँ, क्या कर रहा हूँ सारा भी इधर भी नियंत्रण कर रहा हूँ, इधर भी नियंत्रण कर रहा हूँ, चारों साइड में क्या कर रहा हूँ नियंत्रण कर रहा हूँ। तो दोस्तों क्या कहलाता था, वो राजा कहलाता था। जो मध्य में था वो राजा कहलाता था। फिर दोस्तों पूर्व या प्राच्य बोलते हैं उसे दोस्तों क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। जैसे जो अशोक सम्राट थे वो क्या थे, पूर्व के थे ना, इसीलिए उनको क्या कहा गया, सम्राट कहा गया। अगर वो मध्य के होते तो उन्हें क्या कहा जाता था, राजा कहा जाता। इसीलिए तो दोस्तों ने अशोक सम्राट बुलाते ना। तो जो पूर्व में थे वो क्या बोले जाते थे, सम्राट बोले जाते थे। फिर दोस्तों जो पश्चिम में थे उन्हें क्या बोला जाता था, सौराष्ट्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सौराष्ट्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सौराष्ट्र। फिर जो उत्तर में थे उन्हें क्या बोला जाता था, विराट। क्या बोला जाता था, विराट बोला जाता था। जो किस में थे, पश्चिम में थे उन्हें क्या, उत्तर में थे उन्हें क्या बोला जाता था, विराट बोला जाता था। फिर दोस्तों दक्षिण में क्या बोला जाता था, उन्हें भोज बोला जाता था। क्या बोला जाता था, भोज। फिर दोस्तों चारों ओर की दिशाओं के राजाओं को क्या कहा जाता था, एक राट कहा जाता था। जो चारों दिशाओं की क्या होता था, एक राजा होता था। मतलब जिसने पूरे देश पर आक्रमण कर लिया, वो चारों उसका शासन चारों तरफ ही है, उसे क्या बोला जाता था, एक राट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, एक राट बोला जाता था। जो लिखा है दोस्तों, चारों ओर की दिशाओं का राजा क्या बोला जाता था, एक राट बोला जाता था। और ऐसा कौन सा राजा था जिसे एक राट कहा जाता है, जिसे एक राट कहा जाता है? तो दोस्तों जो मगध के राजा थे, कौन, जो मगध के नंदवंशी राजा थे, किससे थे, नंदवंशी से थे। कौन थे, महापद्मानंद। कौन थे, महापद्मानंद, जिन्हें क्या कहा जाता था, एक राट कहा जाता था। उन्होंने क्या कर लिया था, चारों दिशाओं में अपने क्या कर लिया था, अपना शासन फैला दिया था, या उन्होंने चारों दिशाओं में क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। पर दोस्तों प्रमुख राजा थे जो उस समय प्रचलित थे, मतलब महत्व था दोस्तों। केकई के राजा थे दोस्तों अशुपति। कौन थे, अशुपति। इनकी दोस्तों आने वाले टाइम में बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल समाप्त होते ही। फिर दोस्तों काशी के राजा थे अजातशत्रु। काशी के राजा कौन थे, अजातशत्रु। कौन सी काशी, अरे यार बनारस वाली काशी। फिर दोस्तों विदय के राजा कौन थे, राजा जनक थे। क्या थे, राजा जनक, जिन्हें क्या कहा जाता है, सीता के पिताजी कहा जाता है। मुझे तो मन लिखा हुआ है, जो ही देखा है मैंने वही पढ़ा है। मगर क्या बोला जाता था इन्हें, सीता जी के क्या बोला जाता था, पिताजी बोला जाता था। सीता जी के क्या पिता थे ये। कहाँ से, विदेश से। कुरु दोस्तों, कुरु जिसे क्या, जो कुरु है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र। जो उसके राजा थे वो उद्दलक अरुणी थे। क्या थे, उद्दलक अरुणी थे। जो दोस्तों पंचाल के राजा थे, पांचाल, मैंने बताया था ना दोस्तों, पीलीभीत, बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद, ये क्या आता था, पांचाल प्रदेश में आता था। और दोस्तों वहां के जो राजा थे वो प्रहर जबली थे। कौन थे, प्रहर जबली थे।
हम यार बदायूं से बिलोंग करते तो हम तो उत्तर पांचाल में आते हैं ना। फिर दोस्तों जो सर्वाधिक विकसित राजा, ये क्या थे, सर्वाधिक विकसित राजा थे उस समय, जिनका क्या था, नाम प्रचलित था। जैसे आज देख रहे हैं ना, जो राजा है वो क्या है, प्रसिद्ध है ना। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो राजा है वो प्रसिद्ध है। और तुम्हारे और कुछ प्रधानमंत्री जो फेमस है, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और तुम्हारे बोरिस जॉनसन, और आपके आ जाओ इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आ जाओ बहुत सारे हैं जो फेमस है। वैसे क्या थे उस समय जो राजा थे, क्या थे, फेमस थे, प्रमुख थे वो राजा। वहाँ के बारे में दोस्तों सभा थी उस समय उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों मैंने बताया था ना, कबीलाई तत्वों की शक्ति क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। क्या हो गई थी, कबीलाई तत्वों की शक्ति कैसे हो गई थी, कमजोर हो गई थी। और दोस्तों सभा और समिति का तो महत्व कम हो गया। क्या हो गया, सभा समिति का क्या हो गया, महत्व कम हो गया। और दोस्तों जो विदत थी उसका क्या हुआ, आस्तित्व समाप्त हो गया। क्या, आस्तित्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या, आस्तित्व समाप्त हो गया। क्या बची, कौन सी समिति बची, गढ़। अब जो राजा चुना जाता था वो किसके द्वारा चुना जाता था, गढ़ के द्वारा। और जो गढ़ होते थे वो कैसे होते थे, सर्वोच्च होते थे। कौन होते थे, सर्वोच्च होते थे, जनरल, जिन्हें क्या बोला जाता था, पंडित बोला जाता था। तो दोस्तों ये रत्नेन थे, कौन थे, रत्नेन। और रत्नेन के द्वारा क्या होता था, राजा का क्या होता था, चुनाव होता था। क्या होता था, राजा का चुनाव होता था। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कितनी बार वर्णन है रत्नेन का, 7 बार। और उत्तर वैदिक काल में 17 बार। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रत्नेन का महत्व बढ़ गया। और जो राजा था वो किसके द्वारा चुना जाता था, रत्नेन के द्वारा। और जो राजा कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। किसमें, उत्तर वैदिक काल में राजा कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया। फिर दोस्तों और जो राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था, जब जो राजा था जब सिंहासन पर बैठता था तो उस समय कौन सा यज्ञ होता था, सूर्य यज्ञ होता था। किस समय, राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था, सूर्य यज्ञ। कौन सा यज्ञ, सूर्य यज्ञ। सूर्य यज्ञ का आयोजन किया जाता था। दोस्तों भागदूत किसे कहा जाता है, भागदूत किसे कहा जाता है, या भागदूत कौन है दोस्तों, भागदूत क्या है। भागदूत दोस्तों वो अधिकारी, भागदूत एक ऐसा अधिकारी था जिसे जो का बलि और कर को वसूलने वाला अधिकारी होता था, उसे क्या कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था। क्या इसका अर्थ है दोस्तों, बलि एवं कर को वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, भागदूत कहलाता था। और दोस्तों जो बलि थी वो कैसी थी, स्वेच्छा से और स्थायी तरीके से ली जाती थी। जैसे अगर कोई इच्छा से दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो उससे वो कहते नहीं है साम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, वैसे ही इसकी के द्वारा ही उसको पीटा जाता था, तब वो कर देता था। मैं जो कर था वो कैसा कर दिया, स्थायी कर दिया। कैसा कर दिया, स्थायी कर दिया कि सभी को कर देना है। किसी के 5 है तो 5 के हिसाब से, किसी को 10 है तो 10 के हिसाब से, मगर ये कर देना पड़ता था, वो सभी को देना पड़ता था। मगर उत्तर वैदिक काल में, मगर जो ऋग्वैदिक काल में दोस्तों कैसी स्थिति थी कर की, दोस्तों वो स्वेच्छा से दिया जाता था, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जाती थी। और इस समय दोस्तों एक स्थायी कानूनी लागू कर दिया, नियम ही लागू कर दिया कि स्थायी कर देना है तो देना है, चाहे भूखे मर जाओ। और संग्रहण क्या होता था दोस्तों, जो संग्रहण होता था बलि एवं कर को संग्रह करने वाला, मतलब संग्रहण का मतलब ये दोस्तों अर्थ है कि बलि एवं कर को संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला कौन होता था, अधिकारी होता था, बलि एवं कर को संग्रह करने वाला। फिर दोस्तों इस सैन्य व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल में भी स्थायी थी और ऋग्वैदिक काल में भी स्थायी थी। उत्तर वैदिक काल में स्थायी है और ऋग्वैदिक काल में स्थायी थी। दोस्तों सैन्य व्यवस्था भी स्थायी नहीं थी और नहीं तो ऋग्वैदिक काल में सैन्य व्यवस्था स्थायी थी। कर व्यवस्था दोस्तों ऋग्वैदिक काल में स्थायी नहीं थी, मगर जब उत्तर वैदिक काल आता है तो
उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें कर व्यवस्था कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्थायी हो जाती है। कर व्यवस्था किसकी कैसी हो जाती है, स्थायी रूप से क्या हो जाती है, लागू हो जाती है या लागू हो गई। फिर दोस्तों बात करते हैं हम स्त्रियों की दिशा के बारे में, या स्त्रियों की जो स्थिति कैसी थी। दोस्तों स्त्रियां थी ऋग्वैदिक काल में, स्त्रियों को सभा में भाग लिया जाने दिया जाता था, और वो राजा जो राजा था उसके साथ उससे परामर्श कर सकती थी, सभा में बैठ सकती थी, जिसे दोस्तों उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, पटरानी कहा जाता था। उस समय राजा के कार्यों में वो राजा को बता सकती थी कि ये कार्य प्रभु ऐसे करो ऐसे ना करो। मगर जब ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल आता है तो दोस्तों स्त्रियों को घर के अंदर ही रहने दिया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, अछूत कहा जाता है। और फिर क्या होता है, नई स्थिति का जन्म होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिसे दोस्तों और तो क्या कर दिया जाता था, पति जब मर जाता था उसको क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। उसके साथ में क्या कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल से ही बहुत ज़्यादा प्रारंभ हो जाता है। मगर ऋग्वैदिक काल में कोई ज़्यादा तत्व नहीं मिले, मगर हाँ ये माना जाता था कि जो प्रथा थी वो थी सती प्रथा, मगर इतनी नहीं थी। जब उत्तर वैदिक काल आता है तो बहुत ज़्यादा व्याप्त रूप से हो जाती है। तो दोस्तों इस काल में स्त्रियां सभा में स्त्रियों का कैसा हो गया, जाना क्या कर दिया, रोक लगा दी, या प्रवेश वर्जित कर दिया। किसका, स्त्रियों का, शुद्ध भाषा में स्त्रियों की मनादी कर दी। जैसे मस्जिद में स्त्रियां जा नहीं सकती, मगर हिंदू धर्म में मंदिर में कहीं भी जा सकती है, सभा में भजन कहीं भी बैठ सकती है। मगर जब मस्जिद एक ऐसा हुआ है जिसमें दोस्तों मुस्लिम औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती, वो कहाँ पढ़ती हैं, घर पे ही नमाज पढ़ सकती हैं। फिर दोस्तों स्त्री इस काल में दोस्तों उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी है, गिरावट हो के स्त्रियों की क्या स्थिति में क्या है, गिरावट आई, या मतलब स्त्रियों को भाग नहीं लेने दिया जाता था, कोई सभा में भाग नहीं लिया जाता था, किसी यज्ञ कार्य में नहीं पूछा जाता था। दोस्तों पर्दा प्रथा और सती प्रथा के संकेत मिलते हैं। मैंने बताया था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा सती प्रथा और पर्दा प्रथा के क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। मतलब सती प्रथा क्या हो गई, प्रारंभ हो चुकी थी। जब स्त्रियों की कंडीशन ही खराब हो गई यार, तो क्या करेंगे लोग यार, दोबारा शादी नहीं करनी दी जाएगी, घर में ही बैठी रहेंगी, मारा तोड़ा जाएगा, यही तो होता है, हो रहा है, और आज भी हो रहा है। जो स्त्रियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो यही है, गंवार बोला जाता है यार। मारते हैं लोग, जिंदी रहते हैं, बहुत सी तो फांसी खा के मर जाती है। वो जानती नहीं है क्या अधिकार है हमारे। अब तो संविधान लागू हो गया, उस समय तो कुछ पूछो मत ही क्या होता होगा। ये तो इतिहास में पढ़ के ही मालूम पड़ता है। तो दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण बुक है दोस्तों, ये ग्रंथ बोला जाता है। जैसे दोस्तों इसमें जो पुत्री थी वो समस्त दुखों का कारण बताई गई है। किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण के बुक में क्या बताई गई है, उत्तर वैदिक काल में स्त्री समस्त जो पुत्री थी वो समस्त दुखों का कारण बताई गई है। अब बताइए, जब पुत्री प्राप्ति नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी। उस समय स्त्रियों जो बच्ची होती थी उसे गाड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था, अभिशाप था पुत्री प्राप्ति। जो बच्ची को जन्म देती थी उसे मारते थे, ये थी उस समय की कंडीशन। फिर दोस्तों कुछ उत्तर वैदिक काल में भी कुछ विदुषी महिलाएं थी, कुछ विदुषी महिलाएं मतलब ज्ञानी पढ़ी लिखी। कौन थी, गार्गी, मैत्री, कल्याणी आदि थी। कौन थी, मैत्री, कल्याणी। और दोस्तों इनका वर्णन किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में है। किसमें,
बृहन्नायक उपनिषद में। पर दोस्तों जो विवाह था वो दो रूप से प्रचलित था। जो विवाह होता था वो दो रूप से प्रचलित था। कैसे कैसे? पहला होता था दोस्तों अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था? जो पुरुष होता था वो उच्च वर्ग का होता था, जो महिलाएं होती थी वो निम्न वर्ग की होती थी। जैसे पंडित का लड़का या ब्राह्मण का लड़का और क्षत्रिय की क्या होती थी? पुत्री होती थी। उसे क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसमें लिखा भी है ब्राह्मण पुरुष को क्षत्रिय की कन्या मिलती थी या क्षत्रिय कन्या दी जाती थी। फिर दोस्तों प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? जो प्रतिलोम विवाह होता था उसमें क्या होता था? जो महिलाएं थी वो कैसी थी? जो महिलाएं थी वो निम्न वर्ग की होती थी। जो पुरुष थे वो कैसे होते थे? निम्न वर्ग के होते थे। और जो महिलाएं होती थी वो कैसी होती थी? उच्च वर्ग की। जैसे वैश्य की पुत्री और शूद्र का लड़का। जो मैंने बोला था ना, पुरुष होता था वो क्या होता था? निम्न वर्ग का। और स्त्री होती थी वो उच्च वर्ग की होती थी। जो स्त्री होती थी वो कैसे? वैश्य की क्या होती थी? स्त्री होती थी या वैश्य की पुत्री होती थी। और शूद्र का पुरुष होता था या शूद्र का लड़का होता था। ये थी विवाह। ये जो विवाह होते थे वो कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार से होते थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों। और अब दोस्तों वीडियो रेगुलर आपके पास 10 बजे तक आ जाया करेगी दोस्तों। मॉर्निंग टाइम 10 o'clock पर डे। और दोस्तों मैं दोस्तों यूपी स्पेशल का बैच लेके आ रहा हूँ। यूपी स्पेशल की क्लास लेके आ रहा हूँ एकदम धांसू दोस्तों, दमदार। तो चलिए दोस्तों स्वच्छ रहे और स्वस्थ रहे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।